गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 10th ऑफ जून के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मॉक टेस्ट है उसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देखने के लिए। साथ में ही नेटमॉक की जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर वेरियस एमसीक्यूज हैं वो अवेलेबल है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें वेरियस वीडियोस को लेके। और अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पर जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट, अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आता है तो उसे हम सेफ जोन मानते हैं और नीचे के ब्रैकेट्स को डेंजर जोन मानते हैं। और आपका जो पर्पस होना चाहिए वो डेंजर जोन से सेफ जोन में आने का होना चाहिए। अगर एक या दो बार नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स आते हैं वो एक्सेप्टेबल है, बट कोशिश करिए कि कंसिस्टेंटली आप अपर जोन के अंदर स्कोर करिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट राइट्स इशू। राइट्स इशू अभी न्यूज में था, क्यों था वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं इसके ऊपर। पहली कहती है, राइट्स इशू इज व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द चांस टू बाय एडिशनल शेयर्स फॉर अ रिड्यूस्ड प्राइस। तो राइट्स इशू वो होते हैं जो कंपनी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है ताकि वो एडिशनल शेयर्स को परचेज कर सकें एक कम प्राइस पर। मान लीजिए 10 रुपये का वैसे कंपनी का शेयर आता है, राइट्स इशू में वही चीज़ जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 8 रुपये में दी जाएगी। हो सकता है अ कंपनी वुड ऑफर अ राइट्स इशू इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल को रेज करने के लिए राइट्स इशू जो होते हैं इशू करे जाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, और आपको इसके बारे में पता भी होगा कि राइट्स इशू जो होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। न्यूज़ में इस वजह से था, हमने लास्ट मंथ ये डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हम हॉट मनी भी कहते हैं, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से लेके जा रहे थे। रीज़न क्या था? कोविड-19 की वजह से अनसर्टेनिटी जो थी मार्केट में बन गई थी, और इसी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे अपने पैसे को जल्दी जल्दी मार्केट से विड्रॉ कर रहे थे। और हमने ये भी देखा था कि मार्केट इसी की वजह से डिक्लाइन जा रही थी, और फिर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे थे ताकि मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके। अभी क्या देखा गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने जून के पहले 5 सेशन में ही रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट करी है। तो 21,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही ये जो है इन्वेस्ट किया गया, लेके आए हैं ये। और आर्टिकल के अंदर ये भी बताया गया था कि ये जो सडन इंक्रीज हुआ है इसके अंदर राइट्स इशू का एक बहुत बड़ा रोल है। राइट्स इशू कौन लेके आती है? जो सडन सर्ज जो देखा गया एफपीआई के अंदर, एक पूरा जो पॉजिटिव आउटलुक देखा गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा एफपीआई जो है वो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं, इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो अपने राइट इशू के साथ मार्केट के अंदर आई थी। इसने भी एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो हमारी मार्केट के लिए क्रिएट किया है। इस वजह से राइट्स इशू जो था वो न्यूज़ में था। सेकंड जो स्टेटमेंट है, पहली तो मैंने आपको बता ही दिया कि करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ये बता रही है कि राइट्स इशू कैपिटल को रेज करने के लिए लाए जाते हैं। काफ़ी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, जब पैसे को रेज करना होता है, कैपिटल को रेज करना होता है तो जो है शेयर्स को इशू किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, RIL दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने राइट्स इशू वो लेके आई थी जिसने पूरा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। और पहले 5 सेशन के अंदर, जून के पहले 5 सेशन के अंदर एफपीआई जो है वो 21,000 करोड़ जो है उन्होंने वर्थ ऑफ शेयर्स 21,000 करोड़ के मार्केट से खरीदे हैं। हालांकि पिछले महीने से अगर आप कंपेयर करें, जो मार्केट में एफपीआई थे वो अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एफपीआई को लेकर ही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफपीआई एंड एफडीआई में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। बट पहले यहाँ पे पूछा गया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है, प्रोवाइड्स द इन्वेस्टर्स विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसमें इन्वेस्टर जो होते हैं उनको जो फाइनेंशियल एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं उसकी ओनरशिप मिल जाती है। हो सकता है इट इज़ लेस लिक्विड जो लिक्विडिटी होती है इसकी लेस होती है, मतलब अगर मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं तो एफपीआई को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हो सकता है एफपीआई इज पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट। एफपीआई जो होते हैं किसी भी कंट्री के कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, एफपीआईज और एफडीआईज इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और अगर बात करी जाए लिक्विडिटी की, एफपीआईज के पास लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये ज़्यादा लिक्विड होते हैं। इसी वजह से इसको हॉट मनी भी कहा जाता है कि कभी भी चाहे इन्वेस्टर्स तो अपने पैसे को निकाल के लेके जा सकते हैं। उनको करना क्या है, इक्विटी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है और इक्विटी को वो जैसे ही मार्केट ओपन होती है इक्विटी को सेल कर देते हैं। कोई ऐसी एसेट्स वगैरह को परचेज नहीं करते। तो पहली जो स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट ओनरशिप होती है फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, तो ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट ओनरशिप का जो प्रोविजन है वो एफडीआई के केस में होता है। लेस लिक्विड होती है, ये भी गलत है, क्योंकि इट इज़ रिलेटिवली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ये रिलेटिवली ज़्यादा लिक्विड होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मार्केट ओपन होते ही वो चाहे तो अपनी इक्विटी को बेच के जा सकते हैं।
यही चीज़ तो मार्च और अप्रैल के महीने में हुई। मार्च और अप्रैल के महीने में जब कोविड आया तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपनी जो एसेट्स थी, फाइनेंशियल एसेट्स थी, उसको डिस्पोज ऑफ करना शुरू किया, अपनी इक्विटी को जो है मार्केट के अंदर सेल करके यहाँ से उन्होंने निकलना शुरू किया। बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की, एफपीआई जो है कंट्री की कैपिटल का पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट का, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। अभी एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप एसेट एक तरीके से परचेज कर रहे होते हैं। एफपीआई जो होती है हॉट मनी होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जब चाहे आपको लगता है कि आपको इक्विटी के ऊपर मान लीजिए 10% प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको सेल करके जल्दी से निकल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई के अंदर फिजिकल एसेट्स में होती है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। एफडीआई का जो पर्पस होता है यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करना होता है और साथ में ही मैनेजमेंट कंट्रोल भी इसका एक पर्पस हो सकता है। लेकिन एफपीआई के अंदर जो कैपिटल अवेलेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करना बेसिक इसका पर्पस होता है। अब एफडीआई की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सेस टू मार्केट, मैनेजमेंट इनपुट्स, ये सब चीज़ों को ये लीड करता है। एफपीआई के अंदर क्या होता है, दैट ओनली रिजल्ट इनटू कैपिटल इनफ्लोज, क्योंकि इससे सिर्फ आप कैपिटल ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिक अगर आपको डिफरेंस जाना है, एफडीआई के अंदर आप फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई के अंदर आप बेसिकली यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको डिस्पोज करना अपनी एसेट को ईजी होता है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी कंट्री के अंदर फिजिकल एसेट में, प्रॉपर्टी में या फिर किसी और चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किए तो उसे डिस्पोज ऑफ करने में टाइम लगता है। इसी वजह से एफडीआई जो होती है इसे लेस लिक्विड कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि तामर वैली के बारे में पूछा गया कि तामर वैली के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी देखेंगे कि तामर वैली न्यूज़ में क्यों थी। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में लोकेट करती है। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हो सकता है। इट इज़ अ रिच आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप विद मेनी साइट्स बिलोंगिंग टू द आयरन एज एंड रोमन एरा, ये आयरन एज और रोमन एरा को बिलोंग करती है एंड एक रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है। सोचिए क्या आंसर है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यूके बेस्ड एक टीम जो है वो अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि तामर वैली के अंदर वो लिडार जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपको पता है कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी लिडार टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करते हुए तामर वैली के अंदर वो जो अपनी रिसर्च है वो उसको कंटिन्यू कर रही है। अब बात करते हैं तामर वैली लोकेट कहाँ करती है, तो इट इज़ लोकेटेड इन यूके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और ये एक रिच आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि आयरन एज और रोमन एरा को बिलोंग करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे एक बार जो लिडार टेक्नोलॉजी है या लिडार टेक्नोलॉजी उसको देख सकते हैं कि कैसे पल्सेस जो होती हैं वो आपके डिवाइस से निकलती हैं और फिर ये रिटर्न होती है। इसके थ्रू आप जो है ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा और उसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो इस तरीके से लिडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है और बेसिकली ये डिस्टेंस को आपको, जैसे यहाँ से लाइट छोड़ी गई और इसको रिटर्न में एक तरीके से रिस्पॉन्स मिला, तो इससे डिस्टेंस का भी आप पता लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। PIDF बनाने की बात किसने करी? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको बनाने की बात करी है, PFRDA ने, SBI ने या फिर RBI ने? सोचिए, फिर देखेंगे कि PIDF है क्या और इसे किसने बनाने की बात करी है। चलिए, तो PIDF जो है वो बनाए जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, ताकि पॉइंट ऑफ सेल्स, आपने देखा होगा पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स होती हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को एनकरेज किया जा सके। इसमें होगा क्या, बहुत फिजिकल एंड डिजिटल जो एरिना होते हैं पेमेंट्स के, उसको एनकरेजमेंट जो होगी वो मिलेगी। अगर कॉर्पस की बात करी जाए तो PIDF का जो कॉर्पस है वो 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो RBI देगा और 250 करोड़ जो है जो कंपनीज के जो वेरियस आप कह सकते हैं जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जो कंपनीज होती हैं उनके द्वारा जो ये कंट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल से इवेंचुअली होता है क्या, एक सेल्स की जो मशीन होती है उसके अंदर आप कार्ड डालते हैं और जो पेमेंट होती है वो हो जाती है और उसका 1 to 2% जो होता है वो जो पर्टिकुलर कार्ड जिस कंपनी ने प्रोवाइड किया होता है उसको जाता है। तो डेफिनेटली उन कंपनीज को या उन इंस्टीट्यूशन को भी इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। तो PIDF जो है पूछा जाए अगर, तो RBI की स्कीम है, जो कॉर्पस है वो 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 करोड़ जो है वो RBI इसमें देगा। तो बेसिकली क्या है, जो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंडिया के अंदर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने के लिए ये जो है फंड स्टार्ट किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछ रहा है दौलत बेग ओल्दी के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट दौलत बेग ओल्दी के बारे में। पहली कहती है दौलत बेग ओल्दी लाइज बिटवीन शोक एंड कराकोरम पास, तो ये शोक और कराकोरम पास के बीच में लाई करता है, हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट इज इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर, ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, ये भी हो सकता है। इट इज अ प्लेटू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ
16,000 फीट 16,000 फीट के ऊपर का ये एक प्लेटू है, तो बेसिकली एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ये भी करेक्ट हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि DSDBO दैट इज दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये पिछले 20 सालों से बनाई जा रही है, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 2020 में ही इसकी जो 20 साल से रोड बनाने की कोशिश करी जा रही है, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दौलत बेग ओल्डी न्यूज़ में था और हमने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। दौलत बेग ओल्डी क्या लाई करता है शोक और कराकोरम पास के बीच में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके मैप को भी एक बार देख लेंगे। देन बात करते हैं कि इसका एल्टीट्यूड क्या है। देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये है, तो इसी वजह से जो रोड है वो बनाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि इसमें इतना टाइम लग गया, लेकिन 2020 में ऑफकोर्स हम इस फीट को अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर, तो ध्यान रखिएगा ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार आप देख सकते हैं दौलत बेग ओल्डी ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और अराउंड पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ के अराउंड इन चारों में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। पर्शियन गल्फ अगेन न्यूज़ में था, और जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है ध्यान रखिएगा, मिडल ईस्ट और जो इजराइल के आसपास का रीजन है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और अदरवाइज भी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा ही होगा पिछले कुछ सालों में भी वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। इजराइल के आसपास के जो रीजन है, गोलन हाइट्स हो गई, या उसके जो अराउंड कंट्रीज़ हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, कि ईरान इसकी चारों तरफ है, कतार, ओमन, बहरीन। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए 8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, जिसमें बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया भी है और UAE है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये चारों तरफ फॉल करती है पर्शियन गल्फ के, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उसको टच करती हैं। तो ये जो कंट्रीज़ के नाम पूछे जाते हैं पर्शियन गल्फ के अराउंड, तो ये 8 कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे चारों ही कंट्रीज़ जो ऑप्शन में दे रखी थी ये पर्शियन गल्फ के चारों तरफ फॉल करती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। ये एक बार आप लोकेशन देख सकते हैं, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ईरान है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, UAE है, ओमान है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं मैप बेसिकली ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली ऑर्गेनाइज वर्चुअल मीटिंग फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए अभी रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग जो थी उसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये पूछा गया कि इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, क्या इसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट ने ऑर्गेनाइज किया था, हाई कोर्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, या फिर नीति आयोग ने किया था। सोचिए क्या आंसर होगा। अगेन किया गया होगा, तो क्यों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये मीटिंग्स नहीं हो पा रही होंगी, डिस्प्यूट्स जो है रिजोल्व नहीं हो पा रहे होंगे, इसी वजह से इसको किया गया होगा। सोचिए किसने किया था। चलिए, तो ये जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी गई थी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ऑनलाइन, ये करी थी नीति आयोग ने, किसके साथ मिलके, एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है आगामी एंड उम्मीदवार नेटवर्क ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो था ऑनलाइन स्टार्ट किया था, ताकि वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछ रहा है लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी एक रीसेंट जो है वो डेटा आया है रिमिटेंस को लेकर, इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ स्कीम ऑफ RBI, ये एक RBI की स्कीम है, हो सकता है। द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 2004, इस स्कीम को 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया था। ये भी हो सकता है HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, तो ये जो HUF है वो इस स्कीम के अंडर एलिजिबल है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी RBI ने रिसेंटली डेटा रिलीज किया जिसके हिसाब से पता चला है कि 61% डिक्लाइन देखने को मिला है, किसमें, उस पैसे के अंदर जो इंडियंस बाहर भेजा करते थे, बाहर चाहे बच्चे उनके पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए भेज रहे हैं या किसी और रीज़न की वजह से भेज रहे हैं, वहाँ पर उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर 61% डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। तो यहाँ पे इट इज़ अ स्कीम बाय RBI, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ये RBI की स्कीम है, और डेटा भी RBI ने ही अभी रिलीज़ किया है। स्कीम जो है ये बेसिकली अवेलेबल किस किस के लिए नहीं है, HUF के लिए अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं है, और कॉर्पोरेशंस के लिए वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। तो HUF इज एलिजिबल, नो, HUF इज नॉट एलिजिबल। स्कीम जो है 2004 में इंप्लीमेंट करी गई थी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो भी ठीक है।
अब आप पूछेंगे कि देखिए ये तो बता दिए कि 61% डिक्लाइन हुआ है जो रिमिटेंस है उसके अंदर, और ये जो स्कीम है लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च करी गई थी 2004 में। लेकिन इस स्कीम है क्या? देखिए इस स्कीम के अंदर जो 2,50,000 यूएसडी दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जो है, ये जो है फ्रीली आप रिमिट कर सकते हैं इसके एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये इसकी परमिसिबल लिमिट है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम जो थी, हो सकता है अमाउंट ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता हो, लेकिन फिलहाल जो है 2,50,000 आरबीआई की साइड पे मेंशन किया हुआ था यूएस डॉलर जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है रिमिट किए जा सकते। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर विल बी बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। आई कमिट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं कि ये किससे रिलेट करता है। क्या ये ग्रीन फ्यूचर से रिलेट करता है, एनर्जी रेजिलेंट फ्यूचर से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, या फिर गिव इट अप सब्सिडी से ये रिलेट करता है? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो अभी हमने 5 जून को ऑब्जर्व किया था, वहां पर आई कमिट इनिशिएटिव जो था उसको लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव जो होगा वो क्या करेगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा ये ड्रिवन रहेगा, और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी डेफिनेटली रोल रहेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की बात करें जो कि एनर्जी रेजिलियंट हो, और इसी वजह से जो थीम है हमारा वो भी है बिल्डिंग एन एनर्जी रेजिलियंट फ्यूचर। तो यहाँ पे बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि नगर वन के बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है नगर वन के बारे में करेक्ट है? पहली कहती है इट एम्स टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 years। आगे आने वाले 5 सालों के अंदर 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात करी जा रही है। वारजे अर्बन फॉरेस्ट इन पुणे महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड एज द रोल मॉडल फॉर दिस स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो वर्जे अर्बन फॉरेस्ट है उसको जो है इसके अंदर रोल मॉडल जो है वो बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे बाकी जो फॉरेस्ट होंगे, अर्बन फॉरेस्ट होंगे, उनको डेवलप किया जाएगा। थर्ड, द अर्बन फॉरेस्ट विल प्राइमरली बी द ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट लैंड इन द विलेज। अर्बन फॉरेस्ट जो होगा ये किस पे बनाया जाएगा? ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। कहाँ पर? विलेज के अंदर बनाया जाएगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, हम अर्बन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली विलेज तो यहाँ पे होंगे नहीं, तो ये कहाँ बनाए जाएंगे? द अर्बन फॉरेस्ट जो है वो प्राइमरली बनाए जाएंगे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड, वो भी कहाँ पर? अर्बन एरियाज के अंदर, मतलब सिटीज के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। लेकिन 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात करी गई है। जी हाँ, 200 अर्बन फॉरेस्ट जो है आगे आने वाले 5 सालों में बनाए जाएंगे, और जो वर्जे अर्बन फॉरेस्ट है ये जो है एक तरीके से रोल मॉडल रहेगा, बेसिस रहेगा बाकी के फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक है हमारी। अब 10 क्वेश्चन क्योंकि हमारे कंप्लीट हो गए, विद इन 2 मिनट्स हम इसे रिवाइज करेंगे। रिविजन जरूर करिएगा, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले राइट्स इशू के बारे में देखा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये दिए जाते हैं और कैपिटल रेज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। 21,000 करोड़ जो है रिसेंटली इन्वेस्ट करे गए हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर सिर्फ जून के 5 सेशन के अंदर ही। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में देखा, पार्ट ऑफ द कंट्रीज कैपिटल अकाउंट आता है, ये रिलेटिवली ज्यादा लिक्विड होते हैं और डायरेक्ट ओनरशिप इसके अंदर नहीं दी जाती, जैसे कि एफडीआई के अंदर फिजिकल एसेट्स को परचेज करते हुए दी जाती है। तो एफडीआई फिजिकल एसेट्स में लार्जली इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे करते हैं, और जो एफपीआईज होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं। तो मोर लाइक एफपीआई जो होते हैं प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रख के आते हैं कि जल्दी से क्विक आप प्रॉफिट बनाएंगे और इस कंट्री से निकल जाएंगे। एफडीआई जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के आते हैं, किसी भी कंट्री में एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। देन हमने तामर वैली के बारे में देखा था, इंडिया के अंदर नहीं है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साथ में रिच है आर्कियोलॉजिकल एक साइट जो कि आयरन एज रोमन एरा से बिलोंग करती है। यहाँ पे यूके के जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। फिर हमने यहाँ पे पीआईडीएफ के बारे में पढ़ा था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उसके ऊपर खर्चा करने की बात करी जा रही है। 500 करोड़ का फंड बनाया गया है जिसमें से 250 करोड़ आरबीआई देगा, बाकी जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लगाएंगे। फिर हमने दौलत बेग ओल्डी के बारे में देखा था। दौलत बेग ओल्डी जो है ये श्योक और कराकोरम पास के बीच में पड़ती है। अभी एक जो डीएसडीबीओ रोड बनाई जा रही थी 20 सालों से, वो जो है 2020 में कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार पर्शियन गल्फ के बारे में कौन कौन सी कंट्रीज थी। 8 ऐसी कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स भी हैं, जिसमें ईरान, कतर, ओमान, बहरीन चारों ही आती हैं। तो ये जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बात करी थी, नीति आयोग ने ये जो ऑनलाइन मीटिंग थी इसको ऑर्गेनाइज किया था। देन हमने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो कि आरबीआई की है, इसके अंदर एचयूएफ एलिजिबल नहीं होती, इसके बारे में देखा था। 2004 में इसे इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर ना ही कॉर्पोरेशंस और ना ही पार्टनरशिप फर्म जो है वो एलिजिबल होती है। आई कमिटी इनिशिएटिव जो है वो हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाले दिन स्टार्ट किया था। इसमें EESL दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, उसके द्वारा ये ड्रिवन एक इनिशिएटिव है जिसमें हम
क्या कोशिश कर रहे हैं? हम एनर्जी रेजिलेंट फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था नगर वन स्कीम के बारे में, 200 अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात करी जा रही है। आने वाले 5 सालों में वज्र अर्बन फॉरेस्ट जो है वो इसका एक तरीके से रोल मॉडल रहेगा और इसमें बेसिकली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेस्ट सीरीज का उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा मॉक टेस्ट को। इसके अलावा आप अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपको यही कहूँगा अगर आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ गुड साइन कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। नहीं हो रहे तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आपके जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज जरूर करिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए तो MCQs को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड, आपको पैटर्न जरूर समझना है अपना कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि अगर गलती हर वीडियो के अंदर सेम रहेगी तो इंप्रूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं और इस गलती को दूर कर लेते हैं देन डेफिनेटली मार्क्स जो है अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चन, जो क्वेरीज हैं आपके टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।